सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो उन्होंने फिर एक एक करके मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल भेजना चालू किया। अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार दिल्ली की जनता से झूठ बोलते चले आए हैं और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है। 2025 नजदीक आ रहा है। नजदीक आते आते कंपटीशन बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच। यहाँ पे मैं कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप लास्ट इलेक्शंस में देखेंगे तो कांग्रेस को तो कोई सीट ही नहीं मिली है। सबसे बड़ा कंपटीशन देखने को मिला है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच में। लेकिन इस बार क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स आम आदमी पार्टी लेके गई थी, लेकिन इस बार ट्रेंड हमें थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कि चेंज हो सकता है। क्योंकि हमने हरियाणा के इलेक्शन देखे हैं, हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन देखे हैं, हमने जम्मू कश्मीर के इलेक्शन देखे हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो सर आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली को कंपेयर करना मुझे लगता है बहुत सही नहीं रहेगा। हाँ, डेफिनेटली बीजेपी को एक अलग एनर्जी मिली है। हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस का इतना अच्छा एज चल रहा था जैसे कि ओपिनियन पोल्स और इन सब में देखा आपने। महाराष्ट्र में भी परफॉर्मेंस भी, तो उससे मोटिवेशन तो है। और केजरीवाल गवर्नमेंट को लेके कुछ तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 3 बार गवर्नमेंट चलाने के बाद तो रहता ही है। दूसरा, बहुत सारे ये जो आए आपका शराब वाला घोटाला और इन सब चीज़ों के पीछे केजरीवाल जी को अंदर जेल में भी भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मेरा अपनी समझ जो है वो, देखिए इसमें इस पूरे इसको हम देखें अगर दिल्ली इलेक्शन और आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, तो इट्स अ फाइट बिटवीन 2 competing development models wherein one model talks about distribution or redistribution and social justice and one model talks about creation of wealth. So BJP largely follows in economics there is this debate called Sen versus Bhagwati debate. Professor Bhagwati, who comes from I think Oxford University में है वो, तो he propounded this idea that government का जो रोल है, स्टेट का जो रोल है वो मिनिमलिस्टिक होना चाहिए और प्राइवेट लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट्स और स्टेट शुड focus more and more creation of infrastructure, industries and giving tax benefits to capitalistic people like Ambani Adani, because they believe their idea is this: if you are giving 100 rupees to Ambani or Adani, he can make 150 or 160 out of this 100, and in this process of creating wealth from 100 to 160 there will be a generation of employment and reduction of poverty. On against this, Kejriwal ji जिस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, which is focusing on human development index and social indicators, particularly not on infrastructure and other things, rather focusing on the capability approach of Sen, wherein you are directly focusing or targeting on education, health and gender development. And this model has a very successful precedence also. Let's say Scandinavian countries को अगर हम देखें, स्वीडन है या दूसरी कंट्रीज हैं, इनमें हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर डेवलपमेंट, इन सब पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। तो केजरीवाल गवर्नमेंट इज particularly drawing their inspiration from Sen's model and particularly focusing on your marginalized communities, your gender, let's say महिलाओं के लिए बस में फ्री करना। Now someone who is going to another place for work and if she is saving around 1000 rupees or 1500 per month, so it's a big thing for her. Then it's also leads to movement, always leads to empowerment because exposure होता है, new things हैं, काम करने की opportunity बढ़ती है and female work participation बढ़ता है इनकेस अगर आप इस तरह से incentivize करते हो। दूसरी चीज ये कि जो इनफॉर्मल सेटलमेंट में रह रहे हैं, दिल्ली का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऑन द वन हैंड इट इज अ यूटी, अनदर हैंड इट्स अ स्टेट, देन यू हैव कंटोनमेंट बोर्ड्स और उसके अंदर भी कुछ अर्बन विलेजेस हैं, कुछ आपका प्रॉपर डीडीए वाले जगह है, वहाँ अलग रूल चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है डीडीए। देन आपका एनसीडी का भी ऐसा रहा, बहुत समय तक बीजेपी के अंदर थी। तो उन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना और उसमें कुछ करके दिखाना इज नॉट दैट इजी। बट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने एक नया नैरेटिव क्रिएट किया है जो कि दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं। दैट इज उसको मतलब डायरेक्टली ऐसे सैटिरिकल उसमें बोल देते हैं कि तुम फ्री भी बांट रहे हो, रेवड़ी बांट रहे हो। और केजरीवाल डोंट फील असेम्ड ऑफ दिस थिंग। वो तुम बोलता है मैं तो 6 रेवड़ी इस बार ये देने वाला हूँ, पहला पानी फिर बिजली। तो अंडरलाइन आर्ग्यूमेंट उसमें ये है कि कोई इंसान अगर खुद से पानी नहीं खरीद सकता तो क्या स्टेट का रोल नहीं है? तो फिर कौन सा वेलफेयर स्टेट? अगर आप एक मिनिमम उसके बाद चार्ज है, केजरीवाल की स्कीम में भी है कि इतने लीटर के बाद अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो पूरा आपको देना होता है। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप कुछ यूनिट के बाद चार्ज कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली पे करना
करना होता है। लेकिन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बिल्कुल डाउन ट्रोडन डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, डिस्प्लेस्ड हैं, जो कभी बिहार यूपी से कहीं से आए और एक छोटे मोटे गंदे नाले के आसपास में रह रहे हैं, तो जिसको जे कॉलोनी बोलते हैं, कई जगह कैंप बोलते हैं, अलग अलग स्वेटर्स हैं, इनका भी पूरा क्लासिफिकेशन है। ये सेमी लीगल एंटिटीज हैं जिनमें वोटिंग कार्ड और ये सब उनके पास है, इसलिए वो अपने आप को कहते हैं कि हम भी लीगल हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती थी कि जब हमें उन लोगों के पास पानी पहुंचाना है या सीवरेज की फैसिलिटी पहुंचानी है, दूसरी चीज, तो गवर्नमेंट ही या गवर्नमेंट के या कोर्ट से ये ऑर्डर आता था कि भाई जब ये इलीगल एनक्रोचमेंट है तो हाउ कैन यू कैन स्पेंड स्टेट्स मनी इन दिस इलीगल एनक्रोचमेंट। तो वो केजरीवाल ने कहीं ना कहीं करके दिखाया है कि वहाँ पे हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारी जो भी मैंने विजिट किए हैं, मैंने देखा है कि वहाँ पे सीवरेज की फैसिलिटी, पानी आसपास के घर के अंदर आसपास नल, देन आपका सीसीटीवी, लाइटिंग एंड ये कुछ फैसिलिटीज जिसमें महिलाओं को फ्री जाने वाला। तो इस चीज में केजरीवाल का एज है कि लोअर क्लास पीपल अभी भी उनको वोट देंगे। मिडिल क्लास नो डाउट, मिडिल क्लास को जब बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं तो यूजुअली दे स्टार्ट क्राइंग कि वी आर द वन हु आर द मोस्ट टैक्स पेयर, लॉ अबाइडिंग सिटीजन। सो मिडिल क्लास जो है ना, दे ऑलवेज गो फॉर दिस सैंक्टिटी ऑफ देमसेल्फ कि वी आर द वन हु इज रनिंग एवरीथिंग। तो उनको डायरेक्टली केजरीवाल की तरफ से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है क्योंकि उनके बच्चे स्कूल्स में नहीं जाते हैं, उनके बच्चों को मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाना है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो उन लोगों को फोर्टिस अपोलो या बड़े इस तरह के हॉस्पिटल्स में जाना है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है भी नहीं इस तरह के स्टेट की जिस तरह की केजरीवाल बात करता है। उनको वो पुराना याद आता है कि शीला दीक्षित क्रिएटेड लॉट मनी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने फ्लाईओवर, इस तरह का इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। तो ये बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेट्स से सिग्नेचर टावर या इस तरह का कुछ बड़ा है जो मोदी गवर्नमेंट यूजुअली बिलीव करती है उसमें, ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं लार्जली, लेट्स से फ्लाईओवर बनने से कौन चलेगा? गाड़ी वाला चलेगा ना, कोई रिक्शा पे चल रहा है या दिल्ली का कोई गरीब व्यक्ति जो साइकिल पे चलता हो तो फ्लाईओवर उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसे क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लार्जली जो है अपर मिडिल क्लास को बेनिफिट करते हैं। तो वो लोग जाहिर सी बात है कि केजरीवाल से छिटकेंगे, मेरा अपना मानना ये है। तो केजरीवाल के लिए ये बहुत आसान नहीं होने वाला, ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट और वो जानता है इस बात को आफ्टर हरियाणा की। अब वो हर जगह इस चीज को बोल रहे हैं कि भाई इलेक्शन को लाइटली नहीं लेना, कोई भी इलेक्शन को लाइटली नहीं लेना। अब इसमें मैं दो चीज देख रहा हूँ यहाँ पे कि जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस को लाइटली नहीं लेना, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आम आदमी पार्टी को लगा कि अब वो धीरे धीरे सारे स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, कि अब उनकी एक तरीके से लहर चल रही है। लेकिन अगर हम इसको यहीं पे क्रिटिकली समझे तो उस टाइम पर पंजाब के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस से वो चेंज चाहते थे, बीजेपी से 3 किसान बिल जो आए थे उसकी वजह से वो उसको वोट नहीं करना चाहते थे, तीसरा उनको ऑप्शन आम आदमी पार्टी मिल गया। लेकिन वहीं पर उसके बाद पंजाब के इलेक्शन के बाद हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने इलेक्शन लड़े, वहां पर उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो एक तरफ तो वो नेशनल पार्टी बनने के बाद भी वो पूरे नेशनल लेवल पे अपना एक स्टैंड नहीं प्रेजेंट कर पा रही है, पहली चीज। दूसरा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, हमने ये सेम पैटर्न देखा है बंगाल के अंदर कि किस तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम्स बंगाल के अंदर आके सेटल होते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट से उन्हें लोकल आईडीज मिल जाती है जिसकी वजह से उनके वोटर आईडी कार्ड्स वगैरह बन जाते हैं और गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेने को रेडी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो उसी गवर्नमेंट। सेम चीज दिल्ली के अंदर हमने एक पैटर्न देखा है कि अभी रिसेंटली रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर दिल्ली के जो एलजी है उन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि उनकी इंक्वायरी कीजिए, सबकी जो दिल्ली पुलिस है वो जाए, विजिट कीजिए, सबकी आईडी चेक करेगी, आइडेंटिफाई कीजिए कौन आउटसाइडर है, जिसकी वजह से ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स को जो आम आदमी पार्टी का खासकर एक अच्छा वोट बैंक बनता। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो बड़ा एक अपर क्लास बोले या अपर मिडिल क्लास बोले, उसका फोकस ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहता है कि भाई मैं अगर पॉइंट ए से बी, अगर मैं आज दिल्ली से देहरादून जा रहा हूँ तो देहरादून जाने के लिए मेरे को पहले 6 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं, आज मेरा 2 घंटे में ट्रैवल हो जा रहा है। लेकिन जो आम आदमी है उसकी बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, उस पर केजरीवाल ने बहुत अच्छा टारगेट किया है। लेकिन क्या इससे वोट बैंक पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा? जो रोहिंग्या का जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, देखियो रोहिंग्याज वाला जो इशू है उसमें केजरीवाल खुद भी ये बात बोलते हैं कि ना ही तो मेरे पास होम मिनिस्ट्री है नेशनल लेवल पे, रोहिंग्या कोई उड़ के तो दिल्ली आया नहीं है, बांग्लादेश से एंटर किया, यूपी में आया, बिहार में आया, तो दिल्ली पहुंचा तो कितने स्टेट्स क्रॉस किए। तो उन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। जब भी किसी स्टेट का इस तरह का होता है कि पुअर फ्रेंडली या इस तरह की पॉलिसी चल रही होती है तो वो एज ए मैग्नेट काम करती है। और सिर्फ रोहिंग्याज वाला ही नहीं, बिहार से यूपी से आपस में जो कन्वर्सेशन होता है तो जो दिल्ली का पुअर फैमिली है वो ये बोलता है कि भाई हमारा एजुकेशन फ्री है
और वो भी बहुत अच्छा एजुकेशन है। हेल्थ हमारा फ्री है और अच्छा है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में या मोहल्ला क्लिनिक्स में आप जाके विजिट करोगे, मोहल्ला क्लिनिक्स में चलो बेसिक एक जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं, लेकिन उससे ऊपर वाले टीयर पे अगर आप जाएंगे तो ठीक ठाक आपको फैसिलिटीज़ हैं और बहुत सारा उस पर पैसा खर्च किया गया है। अब 27% स्टार्टिंग में ही अगर आप एजुकेशन में देंगे तो 27% बजट का मतलब होता है कि मतलब यूजुअली 5-6% खर्च किया जाता है, तो 27% से सब कुछ रिवैम्प हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का क्रिएट होता है। तो उसमें मैं आई एम नॉट सेइंग कि दिस मॉडल इज गुड और दिस मॉडल इज बैड, दैट वी कैन लीव अप टू अदर पॉलिसी मेकर्स एंड अदर्स, बट थिंग इज दिस, जिस तरह के मॉडल को भाजपा अपना रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें एक चीज प्रूव हो चुकी है कि दिस लीड्स टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट थॉमस पिकेटी है एक व्यक्ति, उन्होंने इनइक्वालिटीज पे बहुत काम किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया पे भी पेपर्स हैं कुछ, तो ही सेज कि अगर आप ट्रिकल डाउन वाले मॉडल पे जाओगे कि पहले ऊपर बहुत सारी ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन होगा देन इट विल परकोलेट डाउन, तो दैट डजंट हैपन। तो अमीर जो है वो और अमीर होता जाएगा। आप ये मत सोचो वो अमीर आपको बहुत बेनिफिट कर देगा। देन इस वाले मॉडल का भी एक क्रिटिसिज्म है कि आप गरीब को डायरेक्टली 100 रुपए दे, वो उसको वेल्थ क्रिएशन का कुछ पता नहीं है तो वो खाएगा पिएगा और 100 रुपए को खत्म करके सो जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग एनी आइडिया हाउ टू इन्वेस्ट और हाउ टू मेक मनी। तो वो चीज है, लेकिन ये है कि अगर महिला को डायरेक्टली कुछ बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो फ्री बस है, चाहे 1000 रुपए उसकी जेब में मिल रहे हो, 1100 मिल रहे हो, वो अब सब जगह हो रहा है। ये लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा, MP से स्टार्ट हुई ये चीज, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, और अब यहाँ भी प्रवेश वर्मा जी कल अभी से उन्होंने तो डायरेक्ट ही 1100 रुपए बांटना शुरू कर दिया है। बीजेपी के जो वो है वो तो प्राइवेटली बांट रहे हैं, चलो केजरीवाल तो प्रॉमिस कर रहा है कि थ्रू गवर्नमेंट हम देंगे, तो वो तो एक गवर्नमेंट स्कीम है कि भाई गवर्नमेंट का पैसा है, वो तो प्राइवेट अपनी पॉकेट से बोल रहे हैं कि मेरे घर कोई भी आओ, वोटिंग कार्ड लेके आओ और मैं 1100 रुपए आपको तुरंत दूंगा, जिसके अंदर वो सारा उनका पंपलेट और वो सब, और एक प्रॉमिस वहाँ कराया जाता है कि भाई आप वोट हमें देंगे। तो ये चल रहा है, जो वो उनका कहना है कि भाई मैं NGO के थ्रू हेल्प कर रहा हूँ, तो इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है। वो ठीक है, दोनों कंपीटिंग मॉडल्स हैं, दोनों का एक क्रिटिसिज्म है, और दोनों बिकॉज मोदी जी जिसको फॉलो करते हैं, जगदीश भगवती जी, उनका कहना है कि ठीक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और ये सब बातें हैं, लेकिन जब तक कैपिटल ही नहीं है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से करोगे। कैपिटल जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन विल बी टेकन केयर ऑफ ऑन इट ऑन। और उनका कहना है कि अमर्त्य सेन और ये सब ना नोबेल पुरस्कार दे दो, उनको साइड में बैठाओ, ये दे कैनॉट रन गवर्नमेंट्स। इनके मॉडल जो हैं वो सिर्फ नोबेल पुरस्कार देने लायक और उस तरह की बातों के हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच कुछ नहीं होता है। गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज एंड गो फॉर वेल्थ क्रिएशन, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो जाएगा उसका। तो नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी गवर्नमेंट पे रहता है सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे रहता है कि रोड, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, रेलवेज और इन सब पे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड किया जाए, और एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब पे जितना काटा जाए उतना काटना चाहिए। इसमें मुझे एक जैसे आपने बोला कि लाडली बहना स्कीम, तो सिमिलरली केजरीवाल जी ने अभी अनाउंस किया है कि वो 2100 पर मंथ देंगे जो नॉन टैक्स पेइंग वुमेन है दिल्ली के अंदर, अगर वो रीइलेक्ट होते हैं। पहली चीज। दूसरा, जो एल्डर्स हैं उनको, जो बुजुर्ग है खासकर, उनको फ्री हेल्थ केयर, वो उसमें एक अमाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे आपका आयुष्मान भारत स्कीम में 5 लाख का। अब इसमें एक और रिपोर्ट आ रही है कि पिछले 31 सालों में पहली बार दिल्ली का रेवेन्यू डिफिसिट हुआ है। अगर हम रेवेन्यू डिफिसिट हो रहा है, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ेगा, अदर चीजों पे एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो ये जो गैप आएगा ये और ब्रॉड होता चला जाएगा। इसका इम्पैक्ट तो दिल्ली वालों पे आएगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली इस मॉडल की सबसे बड़ी क्रिटिक यही है कि दिस डजंट कैटर्स टू द रेवेन्यू जनरेशन, और उसमें जो आप पेंड किए जा रहे हैं, तो फिस्कल डेफिसिट जितना डिसिप्लिन्ड जगदीश भगवती वाले मॉडल में है उतना इसमें नहीं भी हो पाता है कभी भी। लेकिन उसमें ये है कि इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए उनका ये कहना है कि इन द लॉन्ग रन दिस विल ब्रिंग सर्टेन वेरी वेरी यूनिक रिजल्ट्स। लेट्स से वंस योर डेमोग्राफी इज हेल्दी, वर्किंग, एजुकेटेड, देन उसका एकदम से आगे चल के रिजल्ट आएगा। समवन हु इज स्टडीइंग इन 6th क्लास टुडे, अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, IIT में जाता है या कहीं भी अच्छे संस्थान में पहुंचता है, एक लार्ज पॉपुलेशन अगर स्किल बेस्ड उसमें चली जाती है, तो उस समय आपकी स्पेंडिंग्स उतनी नहीं रहेंगी जितनी आज हैं, क्योंकि आज तो आप बेस बना रहे हो, तो एकदम से बेस बनाते हो आपकी स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं एजुकेशन, हेल्थ, इन पे। और इस जो बिल्कुल, और ये हो रहा है इंडिया में भी कि दिल्ली में पर्टिकुलरली, लेट्स से एक हाउस होल्ड है जिसकी इनकम
मिडिल क्लास में आपको ऐसा मिलेगा कि दोज हु आर लिटिल पैट्रियार्कल, वन पर्सन इज अर्निंग, हाउसवाइफ जो है वो घर पे है एंड बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर भी स्पेंडिंग, और वो एक आदमी लेट से 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके पास सेविंग 10,000 रुपए भी नहीं बच रही है। एट द सेम टाइम जो थोड़ा अटमेंट में रह रहे हैं और आदमी कमा रहा है लेट से 20,000, महिला भी कमा रही है 15,000, उसके एक बेटा है वो स्विगी में या अमेजोन में कहीं डिलीवरी कर रहा है, वो भी कमा रहा है, प्लस इस महिला के सेविंग्स जो है एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, वाटर फ्री है। स्लोली दिस पुअर फैमिली में गेट मर्ज्ड विद टू द मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास को इस बात का बहुत वो है, धीरे धीरे वो हीट जो है ना वो लग रही है, क्योंकि आपकी जो काम वाली बाई है वो कहती है नहीं 3,000 में नहीं, मैं 6,000 में काम करूंगी, 5,000 में करूंगी, नहीं करना है तो ठीक है रहने दो। सो बिकॉज नाउ दे आर द वंस हु आर सेविंग मनी। अब उसमें कुछ दूसरी तरह के भी हैं जिनमें शराब और उस तरह की आदत में आके या कैसे भी उस पॉवर्टी लाइन को तोड़ नहीं पा रहे, लेकिन जो थोड़े से ठीक ठाक फैमिली के हैं, 2 बेटे हैं, दोनों अर्न कर रहे हैं 20,000, फादर भी अर्न कर रहा है 25 के आसपास और मदर भी 20 अर्न कर रही है, और फिर आपको ये वेलफेयर वाले केजरीवाल गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं, तो ये पुअर क्लास जो है मिडिल क्लास में बहुत जल्दी शामिल हो सकती है अगर मिडिल क्लास सिंगल पर्सन अर्निंग वाला फैमिली स्ट्रक्चर है तो, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। जैसे हम ग्लोबलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के बाद से हमारी मार्केट, सिर्फ इंडिया की मार्केट नहीं, जितनी भी कंट्री है सबकी मार्केट इंटरकनेक्टेड है। अगर सपोज यूएस में कुछ हो रहा है, ब्रिटेन में कुछ हो रहा है, फ्रांस में कुछ हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट, दिल्ली का अगर कोई बच्चा है, उसका किसी भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ इंडिया किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर नंबर आ जाता है तो उसका सारा एक्सपेंसेस दिल्ली गवर्नमेंट पे करेगी। नाउ इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बजाय जब हम करोड़ों रुपए एजुकेशन पे बाहर देंगे, वो अगर हम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें वो ज्यादा बेटर रहेगा फिर, या ये मॉडल ज्यादा बेटर है कि वो बाहर जाके पे करे, पहली चीज। दूसरा, बाहर अगर जा रहा है तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर हम एजुकेटेड हैं आज तो हमें पता है कि अगर हम गोल्ड ज्यादा परचेज करेंगे तो इंडिया में गोल्ड नहीं है इतना, इंपोर्ट होगा, उसकी वजह से आउटवर्ड जो फ्लो होगा करेंसी का वो ज्यादा होगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या केजरीवाल सिर्फ उन लोगों का फायदा उठा के वोट लेने के लिए ये बोल रहे हैं, या एक्चुअल वो एज एन इकोनॉमिस्ट भी, क्योंकि गवर्नमेंट चला रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, तो उनको पता होगा कि इसका भी एज ओवरऑल इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है ऐसी पॉलिसी। देखिए, इसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है उसको कितना ही अच्छा इकोनॉमिस्ट या कितना ही अच्छा एक्सपर्ट जो हो वो अच्छे से अच्छी सलाह दे ले, पॉलिटिशियन हमेशा उसमें देखता है कि मेरे लिए इसमें क्या है, कितना लोक लुभावनी ये स्कीम बन सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वोट ही नहीं आ रहे तो फिर कितनी अच्छी स्कीम हो, कितना ही कुछ ले आए आप। ये तो बहुत सारे ऐसे लीडर हुए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन वो कभी वोट दोबारा जीती, इलेक्शन तो जीत ही नहीं पाए। केजरीवाल ने उसका बीच का कहीं ना कहीं इस मामले में रास्ता निकाला है, और जो ये स्कीम है कि फॉरेन भेजने वाला, उसमें पर्टिकुलरली है कि हम SC ST को भेजेंगे, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये स्कीम अच्छी है कि समन हु कम्स फ्रॉम SC बैकग्राउंड, ST बैकग्राउंड, SC ST को छोड़ो, OBC में आई कैन टेल यू मल्टीपल कास्ट जिनका अभी तक ग्रेजुएशन या PG भी नहीं हुआ है। लेट्स से मल्हार है आपका, ठठेरा है आपका, सिकलीगर समाज है, डोम समाज है आपका, मुसार समाज है बिहार में, इधर आपका साउथ इंडिया में है, तो कुछ डोमिनेंट कास्ट ब्राह्मण है या आपका क्षत्रिय है, राजपूत है, इन कास्ट के पास एजुकेशन का हमेशा से रहा है। फिर कुछ एग्रेरियन कम्युनिटी, लेट्स से यादव है, जाट है, गुर्जर है, इनका भी अभी अपलिफ्टमेंट काफी हद तक हो गया है, सेकंड जनरेशनल लर्नर के रूप में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि थर्ड जनरेशनल, फोर्थ जनरेशनल लर्नर जो है वो आपको ब्राह्मण कम्युनिटी, क्षत्रिय, राजपूत इन्हीं से मिलेंगे। अगर कोई SC ST कम्युनिटी को डायरेक्टली ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो फॉरेन में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में या कहीं पढ़ के आएगा और गवर्नमेंट उसका वो करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अम्बेडकराइट मूवमेंट की एक तरह की जीत होगी और अम्बेडकराइट आइडियल से ऊपर चलने वाली बात है। अगर 30-40 स्टूडेंट्स को भेज के केजरीवाल उसको इतना बड़ा वो दिखाए कि देखो हमारे टीचर्स विदेश जा रहे हैं, हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं, वो थोड़ा सा पॉपुलिस्टिक और लोक लुभावनों वाली बात है, उस पे वोट गार्नर करने की क्या गया। काफी ज्यादा स्टेटमेंट स्टार्टिंग में आती थी कि भाई आप स्कीम चला रहे हैं, कुछ आप कोई भी देश के लिए काम कर रहे हैं तो उसको एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है। अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं इसका मतलब आप काम अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन जैसे वो गवर्नमेंट में आए तो उनका जो अगर आप एक्सपेंडिचर आप देखेंगे वो
एडवर्टाइजमेंट पे हर साल बढ़ रहा है। उन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया कि अगर उसी अमाउंट को यूटिलाइज करे किसी और चीज के लिए तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वहीं पे अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करना चाहूंगा कि अगर आप देखें 2003-2008 का जो इलेक्शन हुए, इसमें शीला दीक्षित ने गवर्नमेंट बनाई, उनके पास एक सिंगल फेस था, शीला दीक्षित। उसके बाद 2013 में अरविंद केजरीवाल आने का रीजन ये था, बीजेपी इवन तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे पर गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल ने बनाई। उस टाइम पर बीजेपी का ऐसा कोई नेशनल चेहरा नहीं था, दिल्ली में कोई चेहरा नहीं था। 2013 फेज था काफी सारे मूवमेंट्स का एंटी करप्शन से रिलेटेड। वहीं पर जो कांग्रेस थी सेंटर में और दिल्ली में दोनों में रूल कर रही थी, उसके काफी ड्रॉबैक्स थे, आपके काफी सारे स्कैम है, कॉल स्कैम हो गया, कॉमनवेल्थ स्कैम हो गया, उन सब में अपने आप को एक तरीके से अपने आप को फंसा लिया उन्होंने, ये कहूंगा मैं। वहां पर 2013 के इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीत गई। उसके बाद 2014 में इलेक्शन हुए, मोदी जी आ गए, फिर 15 में वापस से इलेक्शन हुए, फिर केजरीवाल वापस आ गए, फिर आपका देखने को मिलेगा 2020 में इलेक्शन हुए, फिर केजरीवाल वापस आ गए, बीजेपी को आने नहीं दे रहे। महात्मा गांधी ने ड्यूरिंग दी होल मूवमेंट उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की थी, अगर किसी भी चीज को ज्यादा लंबा चलाएं हम तो वो लोग ना फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। वैसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बाद चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ क्योंकि उन्हें दिख गया था लोग फ्रस्ट्रेट हो गए वॉयलेंस की तरफ, तो उन्हें पता था राइट टाइम कब है विड्रॉ करने का। वैसे ही आपको क्या लगता है कि अब लोगों को लगने लगा है कि अब ये राइट टाइम है विड्रॉ करने का? और मैं ये कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि दो मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, एक दिल्ली मॉडल, एक आपका गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल में आप देखेंगे कि साबरमती रिवर फ्रंट कितना अच्छा बना दिया। हर बार इलेक्शन में आते हैं कि मुझे 5 साल दे दो, मैं यमुना को क्लीन कर दूंगा, मुझे 5 साल दे दो। इस बार भी नई वीडियो आई है उनकी कि मुझे फिर से 5 साल दे दो, मैं यमुना को क्लीन कर दूंगा। आप देखिए यमुना क्लीन नहीं है, दिल्ली में हर साल दिसंबर आते ही पॉल्यूशन कितना बढ़ जाता है। दूसरी चीज, रोडों पे आप ट्रैफिक देख लीजिए, फिर आप देख लीजिए वाटर लॉगिंग, बारिश होते ही झीलों का शहर में बना दूंगा, तो वो झीलों का शहर आपको बारिश के टाइम पे देखने को मिलेगा। तो क्या ये सब एक टाइम पीरियड अभी आ चुका है, हमें 2025 में ये देखने को मिल सकता है कि लोगों को थोड़ा अब कांग्रेस ना छोड़कर बीजेपी, कांग्रेस तो है ही नहीं इसमें, बीजेपी की तरफ जाना ज्यादा पसंद करेंगे आम आदमी पार्टी से? हाँ, डेफिनेटली ये रहेगा। पर्टिकुलरली जो रिवर फ्रंट और इस तरह की बात करें आप, तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास डेफिनेटली उस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करते कि आई कम फ्रॉम दिस सिटी, माई सिटी हैज गॉट दैट मैनी क्लीन नीट रोड्स एंड इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिस्ट आते हैं, तो उन लोगों को वो पिकनिक वाला और उस तरह का चीज़ें अच्छी लगती हैं, बिकॉज फैमिली के बैक एंड से उनको वो हंगर वाला या उस तरह का इशू नहीं है, तो उनकी डिजायर्स भी उस तरह की होती हैं। देयर वे ऑफ लुकिंग एट डेवलपमेंट इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन बात इसमें ये करें कि केजरीवाल का इसमें क्या क्या फेल्योर रहा, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, केजरीवाल ने खुद फ्रंट में आके ये कहा कि मैं 3 चीज़ें नहीं कर पाया हूँ। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि मैं क्लीन वाटर दिल्ली के हर घर में पहुंचाना चाहता था, वो मैं नहीं कर पाया हूँ और उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मैं आगे आने वाले 5 साल में कर दूंगा। अभी वो कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने ये बात मानी है। एटलीस्ट पॉलिटिशियंस और पार्टीज ने ऐसे आके कभी मानते नहीं है कि ये चीज़ हम नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मैं रोड पे जितना काम करना चाहता था उतना नहीं कर पाया, क्योंकि बजट होता नहीं है। जब आप इस तरह की पॉलिसी पे जाते हो तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही होता है। तीसरी चीज़ यमुना वाला और पॉल्यूशन वाला, वाटर पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन का तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड विद दिल्ली, इट हैज गॉट इट्स रूट्स इन पंजाब, हरियाणा, पूरे नॉर्थ इंडिया में ही है। हम देख रहे हैं जो स्टबल बर्निंग है, प्लस में जिस तरह का हमारा व्हीकल एमिशन है, तो वो हम इस बार चंडीगढ़ का, जिसको बहुत नीट, क्लीन, जेंट्रिफाइड, ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया की, कंटिन्यूसली फॉर 1 वीक चंडीगढ़ PM 2.5 वाज हायर देन दिल्ली और PM 10 भी। तो चंडीगढ़ जैसी ब्यूटीफुल सिटी वही नहीं बच पा रही है। और नॉर्थ इंडियन सिटी आप देखो, चाहे यूपी की है चाहे हमारी है, पूरा नॉर्थ इंडिया नासा की पिक्चर में दिखता है कि हमारा जो है ना 600 से लेके 800 के बीच में पहुंचा हुआ है। अब दिल्ली की अनफॉर्चुनेटली ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो ऐसी है कि इट्स मोर लाइक बाउल, एक कटोरा जैसी है कि यहाँ से पोल्यूशन आया, यहाँ से पोल्यूशन आया, यहाँ से पोल्यूशन आया, तो दूसरी जगह भी क्लीन हो जाता है कुछ समय बाद। दिल्ली का क्या है कि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि एक बार यहाँ आ गया तो वो ट्रैप हो जाता है जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन में हम जो पढ़ते हैं उस तरह से। फिर वो दिल्ली से वो निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार आना इस तरफ आसान है क्योंकि लो वो बना रहता है उस समय। बाकी ये है कि उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट का कितना बजट, इतना छोटा सा बजट होता है, उसमें ऑल ओवर इंडिया
में इतनी ऑक्सफोर्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट कर दे या बच्चों को बाहर जाना ही ना पड़े, यहीं पढ़ पाएँ, तो उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा बड़ा रोल होता है इन सब चीज़ों को लेके। पॉल्यूशन हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि यमुना वाला उसमें जिस तरह का केजरीवाल ने बोला कि मैं डुबकी लगाऊंगा यहाँ आके, अभी तो हालात वहाँ ये है कि उस पानी खड़ा भी नहीं को होया जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। दूसरा, जब इस तरह का रहता है एलजी वर्सेस, अब केजरीवाल ये प्री पोल जो भी बांटना चाह रहा था लाडली बहना योजना के जैसे कुछ 2100 रुपए, तो सारे ब्यूरोक्रेट्स अभी उस चीज़ के अगेंस्ट हो रखे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम नहीं। अभी रिसेंटली दिल्ली के जो डिपार्टमेंट से उन्होंने नोटिस इशू किया है कि इन स्कीम्स के रजिस्ट्रेशन ना कराए, हमारी तरफ से कुछ नहीं हो। हाँ, मतलब छोटे अफसर, ऐसा नहीं कि कोई बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी, अब डायरेक्टर लेवल के, सेक्रेटरी लेवल के, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के, सेक्शन ऑफिसर लेवल के अधिकारी कोऑपरेट नहीं करते हैं। और कोऑपरेट ना करने का रीजन यही है कि वो टसल है सेंट्रल गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी में। लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते थे कि दिल्ली में एलजी के थ्रू बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखो, चुनी हुई सरकार चुनी हुई होती है। एलजी कोई चुना हुआ नहीं है, एलजी को आपने मनोनीत करके भेजा है। चुनी हुई सरकार हमेशा लोगों की सरकार होती है, उसके अगेंस्ट आप कल को हर जगह गवर्नर ये करने लगे तो वो चीज अच्छी थोड़ी लगेगी उसमें, वो तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है एक तरह की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जगह ये मेंशन किए कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो ही गवर्नमेंट होती है, रियल गवर्नमेंट। तो रिसेंटली यूएन के प्रेसिडेंट ने इंडिया को एक तरीके से इंडिया की तारीफ की है कि 2015 के बाद जब से इंटरनेट आया है, और इंटरनेट का आने के बाद, इंटरनेट तो पहले ही आ गया था, मतलब इंटरनेट की वजह से जो प्राइस चीप हो गया है, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया एक तरीके से, उसकी वजह से लोगों ने फोन ज्यादा खरीदने स्टार्ट करे और फोन की वजह से इंडिया में काफी पॉवर्टी कम हुई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनके तो अब इंटरनेट आ गया, फ्री मीडिया बन चुके हैं सभी। पहले ये तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे रिलाय रहना पड़ता था, अब एक मीम कल्चर आ गया है। वो कोई स्कीम नहीं लेके आती, उससे पहले तो उनका मीम आ जाता है। जैसे अभी मुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत के आए तो उससे पहले ही आ गया कि फाइनेंस मिनिस्टर की जीत हो गई, 4.5 करोड़ रुपए टैक्स में आ जाएगा। वैसे ही अभी रिसेंटली पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स आया है मल्टी लेयर। बीजेपी इस टैक्स को लाई थी वन नेशन वन टैक्स बोलकर, बट वन टैक्स मल्टीपल लेयर्स है ये। नया टैक्स आया है जो व्हीकल के ऊपर, अगर आप ओल्ड व्हीकल को रीसेल करते हैं तो उसमें जो गैप आएगा आपका, जो परचेजिंग अमाउंट और सेलिंग अमाउंट का जो गैप आएगा, उसमें आपको टैक्स पे करना, वो भी शायद 18%, हाँ 18% देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कोई कंज्यूमर लॉबी नहीं है, लॉबी जो है अभी वो है आपकी ऑटोमोबाइल। उनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक्स पड़ा हुआ है, तो अभी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए वो सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदना प्रेफर करते हैं। अब ये टैक्स इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि अब कोई सेकंड हैंड गाड़ी ना खरीदे, उसके माइंड में ये रहे कि इससे अच्छा तो मैं नई ही खरीद लूंगा, और उनका वो जो स्टॉक पाइलिंग है वो कम हो सके, यानी कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी सेल बढ़ सके। अब यहाँ पर आप इसको कैसे देखते हैं कि इतने सारे लेयर्स ऑफ टैक्स आ गए हैं, क्या इसका नुकसान होगा? खासकर मीम कल्चर से, तो खासकर मैंने जितना ऑब्जर्व करा है कि टैक्सेशन की वजह से बीजेपी की इमेज ज्यादा खराब हुई है, तो ये नुकसान होगा इसमें दिल्ली इलेक्शन में? एक्चुअल में दिल्ली इलेक्शन में इसका नुकसान होगा ये तो नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि आम जो बिल्कुल आम जनता होती है ना, जो वोट करती है एक्चुअल में जाके, उनको ये टैक्स सिस्टम और इन सब का बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। और नरेंद्र मोदी इसीलिए बहुत फेमस नेता हैं कि जब वो भाषण देते हैं वो ये सब बातें करते नहीं कि टैक्स सिस्टम क्या है क्या नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कनेक्ट करते हैं लोगों से। और दूसरे लीडर्स, राहुल गांधी भी उस चीज को बहुत अच्छे से नहीं कैच कर पाएंगे, कैसे मासी से बात की जाती है। कोई एकदम ग्रामीण महिला बुढ़िया आई है आपकी रैली में बैठी है, तो राहुल गांधी उसमें कह रहे हैं संविधान है देखिए भैया, तो हम वो नहीं कनेक्ट कर पाती कि संविधान से मेरा क्या लेना देना है या क्या कह रहा है। उसको ये बात समझ में आती है कि हाँ खटाखट 2000 रुपए डालेंगे, तो वो फिर भी उसका एक उसके लिए होता है कि हाँ ये बात कही गई है कि तुम्हारे लिए ये चीज होगा। तो टैक्सेशन वाली चीज जो है वो अपर मिडिल क्लास के लिए डेफिनेटली है, लेकिन अभी भी मोदी को लेके अपर मिडिल क्लास का जो रुख है वो पॉजिटिव है। लेकिन स्लोली ये चीज टैक्स वाली बिल्डअप हो रही है कि स्टार्टिंग में आप रोड टैक्स भी ले रहे हो। इनफैक्ट डीजल पे 15 साल का रोड टैक्स लिया गया और 10 साल में उनको ये कर दिया कि भाई ये स्क्रैप है। और ऑर्डर्स आए हुए हैं प्राइवेट कंपनियों को, ये दे दिया है कि दिल्ली में कहीं भी गाड़ियां खड़ी हैं उनको खोजो और उनको उठा के स्क्रैप में दो, बिकॉज तभी
नए परचेज करेंगे, बिकॉज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इतना प्रेशर है अभी कि दिल्ली दिवाली के अराउंड जो सेल होनी चाहिए थी उन लोगों की हुई नहीं। दूसरा ईवी लाने का प्रेशर है। अब ईवी पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं जिन पे डिबेट है कि कितना ईवी लाना सही है नहीं है। तो ये बोलते हैं बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरमेंट फ्रेंडली आपके एंड पे है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होगी? वहाँ अगर आपको फिर से कोल और उससे जनरेट करना है तो कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा? और जहाँ जहाँ पे ये चीज की गई है उस पे कितनी स्टडीज हैं, लेकिन वही एक पैराडाइम शिफ्ट होता है जिसमें टेक्नोलॉजिकली जो जिन लोगों को उस चीज का वो करना है तो पुश करते हैं पॉलिसी मेकर्स को कि सर ये नहीं ये फ्यूचर है, ये नहीं ये फ्यूचर है। अब सीएनजी को एक समय फ्यूचर दिखाया गया था, अब वो ईवी फ्यूचर बन गया है, की तरफ आ गया। कल को कुछ और ऐसा ले आएंगे कि ये हाइड्रोजन वाला फ्यूचर है, तो पुराने वाले को हटाते रहो, नया खरीदते रहो। जब तक तुम लोग खरीदोगे नहीं तो हमारा कैसे सेल होगा? अनोखा ट्रेंड देखने को मिलता है। हम ये समझ सकते हैं कि 2014 के बाद वोटर्स काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है उन्हें क्या चाहिए। अब जब वोट करने जाते हैं उन्हें पता है कि मुझे नेशनल लेवल पे किसको वोट करना है और मुझे अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट बोले तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे बड़ा एग्जांपल दिल्ली ही है। हर बार आपके 2014 में, 2019 में, उसके बाद आपका 2024 में फिर से इलेक्शन हुए, सातों की सातों सीट बीजेपी के पास गई है लोकसभा की। लेकिन वहीं पर जब हम असेंबली के इलेक्शंस की बात करते हैं वो सब आम आदमी पार्टी के पास चली जाती है। तो इस चीज में आपको लग रहा है कि इस बार हमें फिर से एक तो 2013 वाला शिफ्ट देखने को मिल सकता है कि वापस इस बार सरकार किसी के पूर्ण बहुमत की नहीं मान के फिर से कोalition की तरफ जा सकती है? ऐसा हो सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या उस तरह का नहीं हूँ कि मैं नंबर ऑफ सीट्स में तास्क हूँ, बट डेफिनेटली वोटर्स केजरीवाल से छिटकेंगे और सीट्स कम होंगी। और ये बात केजरीवाल को भी पता है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो रिच पीपल है वो मुझे वोट नहीं करने वाले हैं। तो ही इज फोकसिंग ऑन द पुअर एंड दीज विलेज पॉपुलेशन। तो उनकी कोशिश ये है कि लेट्स से मुनेर का विलेज है या आपका दूसरा कोई विलेज है तो वहाँ थोड़ा कास्ट डायनामिक्स को साध सकें और अपना दिल्ली के अंदर हरियाणवी, पंजाबी 2-3 कल्चर्स का मिक्स है तो टारगेट करेंगे उस देहात को जहाँ पे थोड़ा हरियाणवी कल्चर है कि मैं तो जी हरियाणा का ही बेटा हूँ, आप लोगों की कल्चर से आता हूँ, मैं समझता हूँ खेती बाड़ी की प्रॉब्लम या गाँव की क्या इश्यूज रहते हैं। तो वो वहाँ से वोट उनको मिलेंगे, बाकी पुअर सेगमेंट से मिलेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि खान मार्केट, मालवीय नगर या इस तरह के एरियाज के लोग उन्हें वोट करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल है, पहले के जितना नहीं है। और वो जानते हैं ये बात कि इतना आसान नहीं रहेगा। उस स्टार्टिंग के उसमें तो अन्ना हजारे मूवमेंट और उसकी एक ऐसी लहर थी कि केजरीवाल ने किसी भी यूपीएससी वाले एस्पिरेंट को ही खड़ा किया तो मॉडल टाउन से एमएलए बन गया। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज केजरीवाल को सीट चेंज करनी पड़ रही है, टिकट काटनी पड़ रही है, टिकट बदलनी पड़ रही है और बागी भी ना हो उनको भी मनाना पड़ रहा है। तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखो मिडिल क्लास वो भाई बहुत हो गया तुम्हारा, मैं लड़ के तुम्हारे काम कराऊंगा, ये कराऊंगा, हमें क्या मतलब है। हम तो चाहेंगे कि ऊपर भी बीजेपी हो, नीचे बीजेपी हो, ताकि हमारे काम अच्छे से हो। तुम फिर जेल चले जाओगे तो कौन संभालेगा। तो इतना आसान नहीं रहने वाला केजरीवाल के लिए। और इसमें कांग्रेस का भी इतना बिल्कुल वो नहीं रहेगा। देखते हैं कि कांग्रेस मतलब कुछ सीट हो सकता है लेके आए अगर आगे आने वाले समय में ठीक से राहुल गांधी इस चीज को हैंडल कर पाते हैं। अरविंदर लवली चले गए, दूसरे लोग कौन क्या प्रेसिडेंट बन के कैसे लीड करेगा, किस तरह का नेता आता है जो लीड करे। और संदीप दीक्षित नाम है शायद, शीला दीक्षित के जो लड़के हैं तो उनको भी नई दिल्ली से उतार रहे हैं। वो इधर से अगर नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा लड़ते हैं तो केजरीवाल के लिए खुद के लिए ही अपनी सीट बहुत 3 तरफा हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं रहेगा। सो आज का डिस्कशन हम एक लास्ट सवाल से क्लोज करना पसंद करेंगे, जो है कांग्रेस। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात कर ली, बीजेपी की बात कर ली, कांग्रेस को एक फाउंडेशनल चीज समझ में नहीं आ रही है कि अब जो खासकर जो सिटी की बात करें, दिल्ली प्रॉपर सिटी ही है अभी, यहाँ के लोगों का जो मेन मुद्दा है वो कास्ट नहीं है। वो घूम घूम कर उन्होंने इतने सारे इलेक्शन लड़ लिए कास्ट के बेस, वो सब इलेक्शन हार चुके हैं। अब तक भी उनको समझ में नहीं आया कि कास्ट करने से इलेक्शन नहीं जीतने वाले। लोगों के बेसिक सवाल ये होते हैं, महंगाई, क्या मेरे घर में शाम को चूल्हा जलेगा, मेरे को खाने को मिलेगा, क्या मेरे को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे से भटक कर वो सिर्फ एक कास्ट और कास्ट सेंसस के पीछे लगे हुए हैं। इसका हर्जाना फिर से अगर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं किया तो फिर से हर्जाना देखने को मिलेगा कि सीट, चलो ठीक है आपने बोला कि सीट आ सकती है 1, 2, 3, 4,
पर उससे कांग्रेस वापस नहीं आ सकती जो 3 साल रूल किया है प्रॉपर उन्होंने। वो कांग्रेस का और पर्टिकुलरली आज की कांग्रेस का अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी कुछ चीजों को लेकर इतने कन्विंस्ड हैं कि वो उस चीज से पीछे नहीं हटने वाले, चाहे वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीते या ना जीते। पहली चीज। दूसरी चीज, उनको जो सलाह देने वाले लोग हैं, जैसे थोराट साहब थे, पहले यूजीसी के चेयरमैन रहे, उन्होंने कास्ट पे बहुत सारा काम किया है। सुरेंद्र सिंह जोधका हैं, कास्ट पे बहुत काम किया है। योगेंद्र यादव हैं, उन्होंने भी कास्ट और इन सब पे काफी काम किया है। पहले के जो मंडल कमीशन के टाइम के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कास्ट पे काफी काम किया है। रमेश क्या नाम है इनका, जो एनवायरमेंट रूरल एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर थे इनके यहाँ पे, वो भी थोड़ा सेंटर से लेफ्ट की आइडियोलॉजी वाले से व्यक्ति हैं। देन आपके खड़गे साहब हैं। तो इनके पीछे पूरी जो आइडियोलॉजी है और उस पे जो डिस्कशन है वो बहुत लेंदी चला है। ऐसे ही नहीं राहुल गांधी ने आके एकदम बोलना शुरू कर दिया सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराओ, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराओ। ही हैज लिसन्ड टू पीपल, ही हैज लुक्ड एट द रियलिटी इन अ वेरी वेरी इंटेंसिव वे, और उसके अंदर बेसिकली निकल के यही आया कि आज अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेट्स से यू गो टू अपोलो हॉस्पिटल एंड लुक एट द नेम्स ऑफ द डॉक्टर्स, तो आपको मिलेगा कि कोई गर्ग है, बंसल है, दमीजा है, मखीजा है, अग्रवाल है, भारद्वाज है, या कोई और उससे आता है। अब जो SCCC की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई जो तेली का काम करता है या सिकलीगर का काम करता था गांव में, या टठेरा का काम करता था, या आपका पान का काम करने वाला है, या आपका बढ़ई है, वो कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो मीडिया हाउस में एडिटर हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो मीडिया हाउसेस के मालिक हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं। क्यों फ्लिपकार्ट बंसल ब्रदर्स ही बना पाए या आपके डूम समाज का कोई बच्चा नहीं बना पाया? तो व्हाट ही इज सेइंग इज, सिंस टाइम इमेमोरियल इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कास्ट, तो हमारे रिसोर्सेज, एक्सेस टू एजुकेशन और वो सारी चीजें हम बोलते हैं मेरिटोक्रेसी, और वो मेरिटोक्रेसी इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज ही नहीं है तो फिर कैसे कोई बच्चा वो करेगा? तो उनका कहना ये है कि ये जो ओबीसी का ब्रैकेट है, उसके बाद SC/ST का ब्रैकेट है, इस सारी पॉपुलेशन का क्या हम एक बार ये देखें कि इतने लोग, एक्चुअल में NSSO डेटा और उसकी डिबेट है, तो NSSO डेटा ऑक्यूपेशंस को डिवाइड करता है कि 1 डिजिट पे 9 कैटेगरीज में, कि प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजर्स हैं, क्लर्क्स हैं, देन 9 तक आता है। फिर सेकंड डिजिट पे बात करता है कि प्रोफेशनल्स में कौन से, दोज हु आर MBA, दोज हु आर एडवोकेट्स, दोज हु आर। अब इस डेटा को और इस ऑक्यूपेशन के डेटा को अगर आप वो करके देखेंगे टेबुलेशन, तो आप ये पाएंगे कि या आप गली में जाइए, बाहर इस गली में जाके आप जो चाय वाला है, जो केले बेच रहा है, जो छोटी पकौड़ी बेच रहा है, या इस गली में आप जाएंगे, उन सब से एक बार पूछिए आपकी सर जाति क्या है आपकी, तो आप पाएंगे कि आपको नहीं मिलेगा कोई कि, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनी कास्ट और एनीथिंग, बट आपको नहीं क्षत्रिय समाज से या बनिया समाज से या उससे मिलेगा जो इन सब मिनाइल वर्क्स में है या फुटकर या इनफॉर्मल सेटलमेंट में है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए, वेदर इट इज रिसोर्सेज और रिलेशन विद कास्ट, तो ये बहुत पुराना है और उसमें बहुत सारे सोशो इकोनॉमिस्ट लोगों ने उस चीज को राहुल गांधी के सामने प्रेजेंट किया है। ऑथेंटिक पेपर्स हैं वो सारे, तो वो चीज राहुल गांधी को एकदम कन्विंस्ड है कि हमारा उस समय ये चीज नहीं की गई, बट इंडियन सोसाइटी की पॉलिसी जो है, अगर हमें उस तरफ ले जानी है तो आज नहीं कल हमें यू विल हैव टू लुक एट इट। और ये उस तरह का एक एक्सरे है, अगर आप ये कहोगे कि नहीं बीमारी निकल आएगी, एक्सरे मत करो, जब यू ऑलरेडी नो देयर इज सम डिजीज, तो उसका डायग्नोसिस होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, देन वी कैन डिस्कस कि रिजर्वेशन खत्म करके चाहे कोई और चीज लाई जाए या पॉलिसी लेवल पे क्या बेनिफिट्स चाहिए या दे सकते हैं इनको। लेकिन इस बात के लिए राहुल गांधी बहुत कन्विंस्ड हैं कि ही वांट्स सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और वो उसका इलेक्टोरल रिजल्ट से लेके छोड़ेंगे नहीं उस चीज को, ये इतना मैं जानता हूँ। उनको जो गाइड करने वाले लोग हैं, एकेडमिकली बहुत बार मिलना हुआ है किसी कॉन्फ्रेंस में या उस तरीके से, तो मेरे यहाँ CSRD से भी बहुत लोग थे, थोराट साहब थे, एक और बल्ला जी थे, तो उन लोगों ने काम किया हुआ इस तरह का। दो दे कम फ्रॉम अपर कास्ट, बहुत सारे लोग हैं जो अपर कास्ट से भी हैं, सतीश दुबे हैं,
इधर से सतीश देशपांडे हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कुछ लोग हैं सोशियोलॉजी के, और वो बट दे आर वर्किंग फॉर दिस थिंग कि ये रियलिटी है और इसको हम नकार नहीं सकते कि आपका डूम समुदाय का बच्चा कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, या मुसार समुदाय का बच्चा जो है वो नहीं बना है IPS, या नहीं फ्लिपकार्ट का मालिक बना है, या कोई बड़ा वेंचर ऐसा। तो वो कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग और वो रिसोर्स, वो चीज़ पर्टिकुलरली कुछ नेटवर्क्स में है, वो तो वो एज ए सोशल कैपिटल यूज करते हैं। तो उसके लिए राहुल गांधी का ये कहना है, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग इज करेक्ट और ये, लेकिन राहुल गांधी का ये मानना है और उनके एडवाइजर्स का ये मानना है कि हमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करनी ही पड़ेगी। अब उसमें इलेक्टोरल रेमिफिकेशंस क्या हैं वो तो आप देख रहे हैं, हर बार हारते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि कोई बात आप कह रहे हो तो इलेक्ट्रिकली लोगों को समझ में आएगी। खुद डूम समाज के ही लोग मोदी जी को वोट दे रहे होंगे। सो आज का डिस्कशन हम यहीं पे एंड करते हैं और देखते हैं कि इस बार 2025 में किसकी गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। लोग परेशान भी हो जाते हैं एक लंबा समय देखते हुए गवर्नमेंट का, क्या वो चेंज चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो किसका चाहेंगे, बीजेपी या फिर कांग्रेस। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम बीजेपी करते रहे, वो कांग्रेस आ जाए एकदम से, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी 3 साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बना ले, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज़ देखी है कि हरियाणा के इलेक्शन, महाराष्ट्र के इलेक्शन एकदम शॉकिंग रहे हैं, प्रेडिक्टेबल नहीं रहे हैं। तो वैसे ही हम बीजेपी समझ सकते हैं, लेकिन लोगों का माइंडसेट क्या है वो शिफ्ट हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो होगी ना वो ये होगी कि बीजेपी ना तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, ना आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बना सकती है। तो ज्यादा चांसेस ये है कि क्योंकि वो इंडिया अलायंस लार्जेस्ट पार्टी अगर आप बन के आती है तो फिर वो कांग्रेस के साथ मिलकर बना सकती है। उसी के साथ बनेंगे, वो इंडिया अलायंस में भी है वैसे भी, तो देखेंगे। और डॉक्टर रविंद्र राव के व्यूज आपको कैसे लगे हैं वो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस आते रहेंगे आपके लिए, क्योंकि इलेक्शन पास में ही है, फेब के अराउंड आपका इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद भी हम डिस्कशंस करेंगे कि अब क्या आगे वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो भी ट्रेंड सेट होगा कि कौन जीतेगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे दिल्ली को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि केजरीवाल की एक बहुत फेमस लाइन थी कि मैं दिल्ली को पेरिस की तरह बना दूंगा। तो देखते हैं कि दिल्ली पेरिस कब बनती है। ऑलराइट, थैंक यू आज। थैंक यू मनीष।